नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और हमेशा की तरह मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भोजन करने का तरीका किस्मत संवार भी सकता है और भाग्य बिगाड़ भी सकता है। खाना क्यों खाएं संभल कर, जानने के लिए देखिए कालचक्र। जी हाँ, आजकल चम्मच और कांटे से खाना एक स्टेटस सिंबल बन गया है, जबकि हाथ से खाना भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है। और यही वजह है कि भारत में आज भी ज्यादातर लोग हाथ से ही खाना पसंद करते हैं। लेकिन वेस्टर्न कल्चर के प्रभाव में कई लोगों ने छुरी कांटे या चम्मच से खाना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो ये नहीं जानते कि अपने हाथों से खाना खाने के कई फायदे हैं। और इसी विषय पर आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको बेहद दिलचस्प जानकारी देने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। अपनी चर्चा को हम शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 20 फरवरी 2022 दिन रविवार। आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है, रात 9:05 तक। इसके बाद पंचमी तिथि शुरू हो जाएगी। हस्त नक्षत्र रहेगा शाम 4:42 तक। इसके बाद चित्रा नक्षत्र शुरू होगा। सूल योग दोपहर 3:08 तक। इसके बाद गंड योग शुरू होगा। आज द्विज प्रिया संकष्टी चतुर्थी है और आज सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग भी बना हुआ है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, उन्हें भी जान लीजिए। जैसे रविवार है तो आप भी जान रहे होंगे कि राहु काल रहेगा शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक, और यमगंड काल रहेगा दोपहर 12:35 से दोपहर 2 बजे तक, और इसी क्रम में गुलिक काल भी रहेगा दोपहर 3:24 से शाम 4:49 तक। देखिए, इन अशुभ समयों में किसी कार्य का शुभारंभ न करें, यात्रा का प्रस्थान न करें। लेकिन अगर पहले से कोई काम आप शुरू कर चुके हैं तो इन समयों में वो काम बंद नहीं करना है, बस ये बात समझ करके रखना है। तो हाथ से खाना खाने का हमारा जो ट्रेडिशन है अब लगभग खत्म सा होता जा रहा है। क्यों हमारे बड़े हाथ से ही खाना खाते हैं? क्यों पहले जमीन पर बैठकर खाना खाने का प्रचलन ज्यादा था? आइए ये बातें पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, इसके बारे में विस्तार से बताएं। हमारी परंपरा में रहा है हाथ से भोजन को खाना, नीचे बैठकर खाना, लेकिन अब धीरे धीरे वो कल्चर ही बदलता जा रहा है। इसके पीछे के नुकसान भी हमें बताएं और जो पीछे से चीजें चली आ रही थी उसके फायदे बताएं। देखो अभिलाषा, ऐसा है, संस्कृति और सभ्यता देखने में दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों में बड़ा आमूल चूल मतलब कि अंतर है परिभाषा में। जी। संस्कृति वो है जो अविरल चलती है, जो कभी नहीं बदलती है। सभ्यता वो है जो समय के साथ बदलती है। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता में सनातन संस्कृति ये थी कि शिवलिंग की पूजा होती थी। जी। आज भी कलयुग में जब 5126 वर्ष व्यतीत हुए हैं, तब भी शिवलिंग की पूजा उसी तरह से होती है। ये है हमारी संस्कृति। जी। और सभ्यता की बात करें तो हम लोगों के बचपन में और यहाँ तक कि जवानी में, आज के 20 साल के पहले तक, चाहे श्राद्ध का भोज होता था, चाहे विवाह का भोज होता था, सबको पंक्ति में जमीन पर बैठा करके सबके सामने पत्तल रख करके भोजन परोसा जाता था, लोग खाते थे। जी। लेकिन इस समय हम देख रहे हैं कि श्राद्ध के निमंत्रण में भी लोग मतलब कि काउंटर पे खाना सजवा दे रहे हैं। आप जाइए, अपने हाथ से निकालिए, खाइए, रखिए, चाहे जो करिए। जी। इतना बड़ा अंतर आया है। और दोनों का अगर मूल्यांकन किया जाए तो दोनों के प्रेम में, दोनों के श्रद्धा में जमीन आसमान का अंतर हो गया है। भाव ही बदल गए। भाव ही बदल गया है। पूरा भाव बदल गया है। अब एक फॉर्मेलिटी हो गई है। पहले लोग कहते थे ना, ये कि एक कचौड़ी और ले लीजिए, एक कचौड़ी और ले लीजिए। आज कोई आपको नहीं कहता है कि एक गुलाब जामुन और ले लीजिए। आप खाए कि नहीं खाए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आपसे कोई मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब है कि आज भी भारत ही नहीं, ऐसे और भी कई देश हैं जहां हाथ से खाना खाया जाता है। हाथ से खाना खाने से ना सिर्फ शरीर तृप्त होता है, बल्कि आत्मा भी तृप्त हो जाती है।
भरतनाट्यम में जितनी भी हाथ की अंगुलियों की मुद्राएं होती हैं वो एक्यूप्रेशर का काम करती हैं, जिससे शरीर पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। जब हम हाथ से भोजन करते हैं तो एक्यूप्रेशर की क्रिया होती है। आपको अगर कभी कोई रोग हुआ होगा तो एक्यूप्रेशर के डॉक्टर के पास आप गए होंगे तो उसने आपके हाथ के अगले पुरुए को ही दबाया होगा, इसी पर उसने मैग्नेट लगाया होगा, इसी पे उसने मेथी के दाने चिपकाए होंगे। तो खाते समय उंगलियां और अंगूठे के पास मिलने से जो मुद्रा बनती है उसके कारण शरीर में विशेष ऊर्जा पैदा होती है जो शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करती है। इससे हमारे शरीर और दिमाग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हाथ से खाना खाना स्पर्श चिकित्सा के समान है। इसमें हमारे हाथ, मुंह, पेट और दिमाग का संबंध बनता है। शरीर के आंतरिक संकेतों के जरिए भोजन पचता है, इससे शरीर पोषित होता है। लेकिन आजकल लोग हाथ से खाना खाने को आउटडेटेड मानते हैं और सभ्यता नहीं समझते हैं। कुछ लोग तो ऐसे मेरे यहाँ भी हैं, मेरे यहाँ नहीं, मेरे यहाँ आने वाले हैं। जो लोग जब खाना खाने बैठेंगे तो हम लोग यहाँ परंपरा है चम्मच नहीं दिया जाता है, क्योंकि हम लोग हाथ से खाना खाते हैं तो ये हाथ से खाना खाते हैं तो चम्मच देने का कोई मतलब नहीं है। तो कहते हैं जरा एक स्पून देना, तो वो तो संजोग है कि घर में स्पून रहता है, उनको दे दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि उन लोगों के लिए आज का ये हमारा एपिसोड बहुत आवश्यक है जो लोग ज़्यादा करके चम्मच और छुरी से खाना खाते हैं। हमारी पांचों उंगलियां 5 तत्वों से जुड़ी है। अक्सर कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं कि कौन सी उंगली कौन से तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। मैं आपसे पूछता हूं, चलिए मैं तो बड़ा हूं ना, अभी अभिलाषा कह रही थी कि जब हम बड़े हो गए हैं तब तो हाथ से खाना खाते हैं, समझ में आता है, लेकिन बच्चा जब 6 महीने का होता है, 8 महीने का होता है, अंगूठा क्यों चूसता है? उसको अंगूठा चूसने में क्या मिलता है? उसको अंगूठा चूसने में क्यों संतुष्टि मिलती है? कुछ तो कारण है। अंगूठे के अलावा वो उंगली तो नहीं चूसता है, अंगूठा ही क्यों चूसता है? तो मेरे कहने का मतलब है इन चीज़ों का महत्व है। इन चीज़ों का हाथ का मुंह से संपर्क होने का अपना एक मतलब है। और ये बात अलग है कि आज हम वेस्टर्न कल्चर में आकर के, पश्चिमी संस्कृति में आकर के देखा देखी करके, और जानते हैं गरम गुलाब जामुन एक सज्जन को परोस दी गई और उन्होंने चम्मच से उठाया और भड़ाक मुंह में डाल लिया। उनकी हालत क्या हुई मैं बता नहीं सकता हूं, लेकिन अगर आप हाथ से गुलाब जामुन उठाते तो पहले हाथ को पता चल जाता कि ये ग्रहण करने योग्य नहीं है। शायद हाथ वहीं रख देता उसको कि चल भाई तू अभी ठंड हो जा, लेकिन चम्मच ने सीधा ले जाके आपके मुंह में अटका दिया और उसके बाद आपकी क्या स्थिति हुई कि जीने मरने की स्थिति हो गई। तो हाथ से खाना खाना ये जहां हमारी संस्कृति का एक अंग है, वहीं ये स्वास्थ्य के लिए एक प्रकार से अमृत के समान फलदायी है। तो आज के इस कार्यक्रम पर हम और बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, बशर्ते ये हाथ से खाना खाना हमारी जिंदगी का एक अभिन्न अंग है। इसलिए आज के कार्यक्रम को गंभीरता से देखना चाहिए। और जो महिलाएं देख रही हैं कार्यक्रम को, मुझे विश्वास है कि आप देखती हैं, देख रही होंगी, उन्हें अपने परिवार को इस ढांचे में ढालना चाहिए कि परिवार के लोग भी इस तरह से अपने आप को बनाएं कि हाथ से खाना खाने की परंपरा शुरू हो। तो बेहद दिलचस्प बातें पंडित जी हमें बता रहे हैं कि हाथ से खाना खाना क्यों ज़रूरी है। इसके कई फायदे हैं, आगे भी हम आपको इसके बारे में बताएंगे। लेकिन हमारे साथ कॉलर्स भी जुड़ रहे हैं। संजू हमारे साथ जुड़ रही हैं ग्वालियर से। संजू जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। पूछिए, आप क्या जानना चाहती हैं? नमस्कार पंडित जी। सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मेरे 2 बच्चे हैं, एक मयंक शर्मा है, लड़का है, और लड़की है संयुक्ता भरद्वाज जी। तो पंडित जी, मेरे बच्चे का, लड़के का जन्म है 1996, 27 मई 1996, और बेटी का जन्म है 28 अक्टूबर 2028 अक्टूबर का महीना है। सन तो बता नहीं रही हो?
हाँ सर, मयंक का 96 का जन्म है, मई का 27 मई का। और बेटी का जन्म है 98 का जन्म है 4 अक्टूबर का। चलो ठीक है, क्या जानना चाहती हूँ बोलो। इसके बारे में जानना चाहती हूँ, बेटी की सरकारी नौकरी लगेगी और या बेटे की लगेगी, दोनों के बारे में बताइए। देखो, मयंक की बात कर रहा हूं तो मयंक के दशम भाव का स्वामी शुक्र है, लग्न सूर्य है। सूर्य और शुक्र की स्थिति परस्पर तृतीय एकादश है। लगने का योग तो बना हुआ है, लेकिन शनि मड़ऊ योग कारक है। इसलिए अभी 17 जनवरी 2023 तक मयंक को कोई छोटी बड़ी सरकारी नौकरी मिलने का संयोग नहीं है। 17 जनवरी 2023 के बाद यदि सरकारी नौकरी के लिए मयंक प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी। जहाँ तक संयुक्ता के बारे में आपने प्रश्न किया है तो उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। संयुक्ता के दशम भाव का स्वामी मंगल है, जो शनि के साथ द्वितीय द्वादश की स्थिति बनाए हुए है। संयुक्ता को सरकारी नौकरी मिलने का बिल्कुल भी योग नहीं है। इन्हें चाहे जितना प्रयास कर लें, लेकिन सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। हाँ, टैलेंट है इनके अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर चाहती हैं कि सरकारी नौकरी मिले तो उसके लिए इनको हमारे समझ से शनिवार की शाम हनुमान जी के चित्र के सामने घी का दिया जलाकर सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। और ये पाठ कम से कम 54 हफ्ते करना चाहिए, तब जाकर के बहुत कुछ आता है इसको। लेकिन जब ये परीक्षा में लिखने जाती है ना, तो वहीं सब ब्लैंक कर देती है। तो ये हनुमान जी की उपासना से संभव है कि इसका जो ज्ञान है वो कॉपी पर उतर जाएगा और इसको लाभ मिलेगा। और चलिए अब एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कन्हैया जी हैं, ओडिशा से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। स्वागत है कन्हैया जी आपका, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 21 अक्टूबर 1985 जी। मेरा 2 सवाल है, मेरा करियर और मेरा शादी के योग है कि नहीं। शादी नहीं हो रहा है अभी तक। कन्हैया बाबू, ऐसा है कि आपके कुंडली में मंगल और शुक्र 7वें भाव में बैठे हुए हैं। बुध और बृहस्पति दोनों द्वितीय द्वादश की स्थिति में हैं। विवाह का मामला तो आपका बड़ा पंचर है, क्योंकि अभी तक आपकी इतनी उम्र हो गई, आप अब लगभग 35-36 साल के हो गए और अभी तक आपका रोजगार निश्चित नहीं हुआ है। अभी तक आपके आजीविका का साधन परमानेंट नहीं हुआ है, जिसके कारण भी आपके विवाह में विलंब हो रहा है। 20 मार्च एक ऐसी तारीख आएगी जिस दिन आपके विवाह की चर्चा भी चलेगी और विवाह के बनने के संयोग भी बनेंगे। इसलिए निराश मत होइए, विवाह तो हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक रोजगार परख होने की बात है तो कन्हैया एक बात जान लो अच्छी तरह से, किसी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, किसी लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में अपनी आजीविका का रास्ता ढूंढ लो, इससे आपकी जिंदगी बन जाएगी। तो आज हम यही बात कर रहे हैं कि हाथ से खाना खाना क्यों ज़रूरी है। अगर आप चम्मच छुरी से खाने के आदी हैं तो आज का ये एपिसोड आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आइए पंडित जी से इसके बारे में और भी जानते हैं। पंडित जी, हाथ से खाने के कुछ और फायदे हमारे दर्शकों को बताइए। देखो अभिलाषा, ऐसा है ना कि कोई भी रोजमर्रा की दैनिक काम हो या मांगलिक काम हो, हाथ और हाथों की उंगलियां सभी के लिए जरूरी हैं। आयुर्वेद के अनुसार हाथों के 5 उंगलियों में 5 तत्व हैं। जैसे हमारा अंगूठा अग्नि तत्व का प्रतीक है, तर्जनी वायु तत्व का प्रतीक है, मध्यमा आकाश तत्व का प्रतीक है, अनामिका पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, और सबसे छोटी उंगली जो हमारी है, जिसको कनिष्ठा कहते हैं, ये जल तत्व का प्रतीक है। तो आपको एक बार फिर बताऊं, अग्नि तत्व अंगूठा, वायु तत्व तर्जनी, आकाश तत्व मध्यमा, पृथ्वी तत्व अनामिका और जल तत्व कनिष्ठा। तो ये 5 उंगलियां जब एक साथ मिलती हैं तो पंच तत्व से तो ये शरीर बना हुआ है ना। पंच तत्व के अलावा मन बुद्धि अहंकार तीनों मिलकर के जीव की रचना हो जाती है। तो पंच तत्व से तो ये पूरा संसार निर्मित है ना। तो जब 5 तत्व एक साथ मिलेंगे और किसी वस्तु को पकड़ करके और उसे शरीर में डालेंगे तो आप खुद समझ लीजिए कि उसका फायदा क्या होगा। तो
हम आपको ये बताना चाहते हैं, देखिए मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आप मतलब कि ऐसा करिए ही, लेकिन आपको ऐसा करके इसका फ़ायदा देखना चाहिए कि वाकई में इसके फ़ायदे हैं भी कि नहीं है। और चलिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, कृष्णलाल हैं हमारे साथ, कुरुक्षेत्र से जुड़ रहे हैं। कृष्णलाल जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 में। जो पूछना चाहते हैं आप पंडित जी से पूछ लीजिए। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार, बोलिए। चलिए हम आगे कृष्णलाल जी के सवाल को लेंगे। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, पूनम जी हैं राजकोट से। पूनम जी, स्वागत है आपका, पूछिए आप क्या जानना चाहती हैं। और अलग अलग धातुओं से बनी जो बर्तन होते हैं उनमें खाना खाने से क्या फायदे हैं और क्या इसका कोई नुकसान भी है, ये भी हम पंडित जी से जानेंगे थोड़ी देर के बाद। हाथ से खाना खाने वालों की सोच, सेहत और किस्मत चम्मच से खाना खाने वालों से कैसे अलग होती है, और क्यों हाथ से ही खाना खाने पर हमारे बड़े बुजुर्ग जोर दिया करते थे। पंडित जी, क्या इसका कोई साइंटिफिक आधार भी है, इसके बारे में जरूर बताएं। देखो, सनातन धर्म का कोई ऐसा कार्य नहीं है अभिलाषा जिसमें कोई ठोस वजह न हो। मैं कहता हूं कि कोई गिन करके बता दे कि सनातन धर्म में एक काम ऐसा भी होता है जिसका कोई रहस्य नहीं है और जिसका कोई फायदा नहीं है। खाना खाना तो एक बहुत बड़ी बात है। कहते हैं कि पेट न होता तो भेंट न होता जी। हाँ, तो खाना बहुत बड़ी चीज है। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि पंच तत्व से जुड़ी होने के कारण ये हमारी पांचों उंगलियां, जब हम इन उंगलियों के स्पर्श से भोजन करते हैं तो भोजन करते समय हम अपनी उंगलियों को चाटते भी हैं। तो इस प्रक्रिया में जो रस या तत्व हमारे पेट में जाता है वो हमारी पाचन क्रिया को मजबूत करता है और खाना जल्दी पच जाता है। इसलिए हमारे धर्म शास्त्रों में और आयुर्वेद में हाथ से खाना खाने पर जोर दिया गया है। इसी जगह एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूँ। जब ये पांचों उंगलियां 5 बार मुंह में प्रवेश करती हैं तो लगभग हर व्यक्ति का, जो रोगी न हो, उसका दाहिना स्वर चल जाता है। देखिए, हमारे शरीर में 2 स्वर है, एक वाम स्वर, एक दक्षिण स्वर। एक बाईं नाक से चलने वाली सांस, एक दाहिनी नाक से चलने वाली सांस। जब दाहिनी नाक से सांस चलती है तो उस समय जठराग्नि बहुत प्रज्वलित हो जाती है। जठराग्नि का मतलब कि जैसे किसी हवन कुंड में खूब आग जल रही हो और आप उसमें चाहे जितने क्विंटल घी और काला तिल डाल दीजिए, सब जल करके वो आपको 2 ग्राम राख हो जाएगा। उसी तरह से जब जठराग्नि प्रदीप्त होती है, जल रही होती है, तो उस समय जो भी भोजन आप डालते हैं वो जल करके नष्ट हो जाता है। लेकिन जब जठराग्नि जल नहीं रही होती है, प्रदीप्त नहीं होती है, उस समय आप जो भोजन करते हैं वो भोजन ज़्यादा से ज़्यादा भाग में मल बन जाता है। और जिन लोगों को मल बहुत ज़्यादा आता है वो लोग ये समझ लें कि उनकी जठराग्नि प्रदीप्त नहीं है, वो स्वस्थ नहीं है। तो दाहिना स्वर जब चलता हो तब अगर आप भोजन करेंगे तो निसंदेह आपका डाइजेशन सुपर पावर होगा। हाँ, बाएं स्वर में जल पीने का विधान है। अगर बायां स्वर चल रहा है और आप पानी पी रहे हैं तो वो पानी आपके लिए अमृत के समान फलदायी होगा। कभी आपने पता नहीं अनुभव किया होगा कि नहीं, कभी कभी आप शौच में जाते हैं और देर तक बैठे रहते हैं लेकिन आपसे शौच नहीं होती है। इसका कारण कभी आपने सोचा कि क्यों? इसका कारण है कि उस समय आपकी बाईं नाक से सांस चल रही होती है। जरा आप चेक करके देख लीजिएगा और उस बाईं नाक को बंद करिए, दाहिनी नाक से 10-15 बार जोर जोर से सांस लीजिए, छोड़िए, इसके बाद आप देखिए कैसे आप फ्रेश हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि किस स्वर में क्या होता है ये प्रकृति के द्वारा निर्धारित है, ये हम निर्धारित नहीं करते हैं।
तो दक्षिण स्वर में हमें भोजन करने का जो विधान है, और जब हम हाथ से भोजन करते हैं, पंचतत्व का सामंजस्य मुंह के साथ होता है, तो ऑटोमेटिक ये दाहिना स्वर चलने लगता है। अष्टांगुलम बहिर्वायु रनिलम चतुरांगुलम द्वादशांगुलम माहेयम वरुणो खोटसांगुलम। और जब अग्नि तत्व प्रदीप्त हो जाता है तो भोजन क्या, आप चाहे जो भी खाएंगे वो भस्म हो जाएगा, वो मल नहीं बनेगा। जो लोग चम्मच से खाना खाते हैं, उनमें से ज़्यादा लोगों को मैंने देखा है या तो वो पाइल्स के मरीज होंगे, या उन्हें भगंदर फेस्टुला होगा, और या पेट के मरीज होंगे, या कब्ज के मरीज होंगे, या उन्हें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी। और जो लोग हाथ से केवल खाना खाते हैं, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, अगर उनकी जीन्स अर्थात उनके माता पिता के द्वारा उनको रोग ट्रांसफर नहीं हुआ है, उनकी शारीरिक संरचना बचपन से स्वस्थ है, तो उन्हें कोई रोग नहीं होता है। ये कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं कह रहा हूं, ये आप देख भी लीजिएगा कि जो लोग हाथ से भोजन करते हैं उनके शरीर में जल्दी रोग नहीं आता है। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी, आपने पहले जिक्र किया था कि सिर्फ हाथ से खाना खाना ही नहीं, बल्कि कैसी प्लेट में यानी कैसी थाली में हम खाना खा रहे हैं, इसका भी प्रभाव पड़ता है। वो कैसे? बहुत प्रभाव पड़ता है। देवताओं को हम कैसे भोग लगाते हैं, देवताओं को हम कैसे अर्पित करते हैं सामान। हाँ, एक मतलब कि छोटा सा मंत्र तुम्हें बता रहा हूँ अभिलाषा। भगवती दुर्गा को पान का बीड़ा लगाती हैं देवताओं की स्त्रियां जी, और उस पान के बीड़े को सोने की प्लेट में रख करके तब माँ दुर्गा को समर्पित करती हैं। हाँ, तो सोने के प्लेट में ही पान क्यों समर्पित की जाती है जी? दूसरे किसी भी प्लेट में, मिट्टी के भी प्लेट में दे सकती हैं। तो धातुओं का हमारे खान पान और रहन सहन से बड़ा संबंध है जी। इसलिए हम किस चीज में भोजन करते हैं ये बहुत बड़ी बात है। कई कार्यक्रमों में हमने बताया है कि अगर आप एल्यूमिनियम के बर्तन में भोजन करेंगे तो दरिद्रता और गरीबी कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी जी। लेकिन आज प्रचलन में तो स्टील आ गया है ना। यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम जी। आज प्रचलन में स्टील आ गया है, प्लास्टिक आ गया है, शीशा आ गया है। आज प्रचलन में ये सब चीजें आ गई हैं। इन्हें लोग अपना स्टेटस सिंबल मानने लगे हैं। पहले पीतल के बर्तन में हम भोजन करते थे, कांसे के बर्तन में हम भोजन करते थे। मूल रूप से यही दो धातुओं का प्रयोग होता है, पीतल और कांसे का। लेकिन आज पीतल भी गायब है घर से, कांसा भी गायब है जी। देखिए, मैंने पहले जिक्र किया था कि सिर्फ हाथ से खाना खाने से नहीं, बल्कि किसी प्लेट में हम खाना खा रहे हैं, इसको भी हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि एक चीज़ के बारे में बड़ी रोचक जानकारी आपको देना चाहूँगा, जिसका संबंध भी हमारे खाने से है, भोजन से है। पुराने समय में सोना, चांदी, तांबा या पीतल की थाली का ही भोजन इस्तेमाल किया जाता था। इसके पीछे कारण क्या था भाई? इसके पीछे कारण आयुर्वेद था, जिसके बारे में मैं आपको अपनी तुच्छ बुद्धि से कुछ ज्ञान देना चाहूँगा। जो भी सोने की थाली में या बर्तन में खाना खाएगा, उसके शरीर में तीनों तरह के दोष दूर होंगे और वो व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहेगा। दुर्गा मानस पूजा में शंकराचार्य ने लिखा है, जाति सौरभ निर्भरम रुचिकरम साल्योदनम निर्मलम युक्तम हिंगु मरीच जीर सुरभिर द्रव्यान्वितै व्यंजनै पक्वानेन सपायसेन मधुना दध्याज सम्मिश्रितम नैवेद्यम सुरकामिनी विरचितम श्रीचंडिके त्वन्मुदे। सोने की एक दिव्य थाली में अगहनी का चावल और उसको देसी घी और जीरा से छौंक करके सुगंधित बना दिया गया है, और एक सोने की कटोरी में दही, एक सोने की कटोरी में शहद, एक सोने की कटोरी में कढ़ी रख करके और भगवती के सामने प्रार्थना किया जा रहा है स्वीकार करने के लिए। तो यहाँ भी पात्र की महत्ता हुई ना।
तो देवी देवता राजा महाराजा सोने में भोजन कर सकते हैं। मान लीजिए हमारी परिस्थिति नहीं है कि हम सोने के थाली में भोजन कर सकें, तो भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शरीर का तापमान हर समय कैसे संतुलित रहे, और तापमान को संतुलित करने के लिए हमारे आहार को ग्रहण करने वाला जो पात्र है वह बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शरीर की गर्मी कम होगी और आंखों की रोशनी जब तेज होगी तो आपका जीवन स्वस्थ होगा। आप जानते हैं हमारे यहाँ सिर्फ धातु में ही नहीं, केले के पत्ते पर भी भोजन करने का विधान है, पलाश के पत्ते पर भी भोजन करने का विधान है। और उससे क्या होता है, पलाश का जो मतलब पत्ता होता है उस पर जब भोजन रखा जाता है तो उसका जो केमिकल रिएक्शन होता है वो हमारे शरीर के लिए पोषण देता है। केले के पत्ते का भी इसी तरह से हमारे लिए, दक्षिण भारत में तो आप कहीं चले जाइए देखिए आपके प्लेट में केले का पत्ता जरूर होगा और उसी के ऊपर आपको भोजन मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई परंपरा है चालू कर दी गई है, बल्कि इसके पीछे जो है एक मजबूत लॉजिक है, एक मजबूत दर्शन है, जिसके कारण हम हिंदुस्तानी सनातन धर्मी हर प्रकार से इस मामले में अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। इस विषय पे हम और भी चर्चा करेंगे, लेकिन इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका, नाम बताइए और प्रश्न पूछिए। मैं तारा सिंह बोल रहा हूँ जयपुर से। क्या नाम है आपका? तारा सिंह, जयपुर से बोल रहा हूँ जी। बेटी के बारे में है मेरा प्रश्न। इसकी उम्र है 19 अक्टूबर 93 है और समय है सुबह 7:30 बजे का जी। उसकी सरकारी जॉब कब लगेगी और उसकी शादी कब होगी? और चलिए तारा सिंह जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके पुत्री भाव का स्वामी शनि है, उससे आजीविका भाव का स्वामी मंगल है। शनि मंगल की द्वितीय द्वादश स्थिति है, बिल्कुल सरकारी नौकरी का कोई योग नहीं है। चलिए शादी के बारे में आपने प्रश्न किया है तो उसके बारे में आपको तारा सिंह जी बताए देता हूं कि शनि और सूर्य की स्थिति इस समय द्वितीय द्वादश की है। विवाह के लिए आप प्रयास करिए, जितना तेज प्रयास आपको करना चाहिए आप बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अब बेटी जो है 29 साल की हो गई, 30वें साल में प्रवेश कर रही है। अगर 30वें साल में भी इसका विवाह नहीं हुआ तो इसका विवाह फिर विलंब नहीं, महाविलंब हो जाएगा। इसलिए 12 अप्रैल के बाद आप बहुत तेज़ी से सक्रिय हो जाइए इसके विवाह के लिए, ताकि इसका विवाह नवंबर दिसंबर तक हो सके, तब तक योग बना हुआ है। चलिए एक और कालचक्र दर्शक विजेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजेंद्र जी स्वागत है, पूछिए क्या जानना चाहते हैं? जी पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। मैं लड़के के बारे में पूछना चाहता हूँ। मेरा जो लड़का है उसकी डेट ऑफ बर्थ है 27 अगस्त 1985। टाइम है 1:40। उसकी पढ़ा लिखा भी काफी है, M.Com है, डिप्लोमा भी है इलेक्ट्रॉनिक्स से, लेकिन नौकरी नहीं लग रही। कोशिश बहुत कर रहा हूँ। वीरेंद्र बाबू एक बात बताऊं आपको, पंचम भाव का स्वामी आपके मंगल है, आपके पुत्र भाव का स्वामी मंगल है, जिसकी स्थिति इस समय शुक्र के साथ है। बेटा पढ़ा लिखा जरूर है आपका, लेकिन सूर्य की स्थिति देखते हुए मैं ये कह सकता हूं कि एम्बिशियस नहीं है, महत्वाकांक्षी नहीं है, कुछ कर गुजरने की तमन्ना नहीं है, केवल शांतिपूर्वक नौकरी चाहता है, शांतिपूर्वक जीवन चाहता है। ऐसे नहीं होता है। नौजवान एक क्षण भी खाली रहने पर फिसल जाता है, मसल जाता है, बेचैन हो जाता है, और जब ये बेचैनी होगी काम के प्रति तो काम अपने आप मिलेगा। न नौकरी की कमी है न काम की कमी है। सूरज की रोशनी भेड़ पर भी उतरनी पड़ती है जितना अंबानी के बेटे पर पड़ती है। भेड़ 1 से 2 नहीं हो पाती, अंबानी का बेटा 500 करोड़ रोज बना लेता है। तो सूरज आपके बेटे पर भी उतनी रोशनी दे रहे हैं, लेकिन अपने बेटे के अंदर महत्वाकांक्षा जागृत कीजिए। 35-36 साल की उम्र में उनको भोजन डाइजेस्ट हो रहा है बिना कुछ किए, ये बड़े शर्म की बात है। और अगर आप सोचते हो कि उन्हें सरकारी नौकरी मिल जाएगी या कोई बढ़िया पद प्रतिष्ठा मिल जाएगा या उन्होंने बहुत तीर चला दिया है, पढ़ाई बहुत अच्छी कर ली है, तो ऐसा कुछ है नहीं।
उनको कहिए कि अपनी योग्यता का मूल्यांकन करके किसी काम में लग जाएं, यही उनके लिए श्रेष्ठ होगा, क्योंकि ग्रह स्थिति उनके अनुकूल नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। एक और कॉलर हमारे साथ जम्मू से जुड़ रहे हैं, उमेश शंकर जी हैं हमारे साथ। स्वागत है आपका। पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप पंडित जी से। चलिए आगे हम इनकी कॉल को शामिल करेंगे। नंदिनी जी हमारे साथ जुड़ रही हैं भोपाल से, अगली कॉलर। स्वागत है नंदिनी जी आपका, पूछिए अपना प्रश्न। हाँ पंडित जी प्रणाम। सदा सुखी रहो। हाँ पंडित जी, मेरे डेट ऑफ बर्थ है 16 अप्रैल 1968, दोपहर 2:30 बजे, भोपाल जी। तो काफी समय से पंडित जी मैं बीमार हूँ, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत तरह की बीमारियां हैं शरीर जी। और सिंगल हूँ, तो नौकरी भी थी, तो 15 साल तक नौकरी करी, उसके बाद नौकरी भी छूट गई। अब आगे क्या रहेगा भविष्य, पापा और भाई के साथ रहती हूँ। नंदिनी देखो बेटा, सही बात तो ये है कि आपके द्वितीय भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति और शुक्र हैं, दोनों की तृतीय एकादश स्थिति बनी हुई है, लेकिन शनि बीच में मड़ऊ योग कारक है। आपके शरीर में सारे रोग तो हैं, दर्द का रोग आपके शरीर में है, एसिडिटी गैस प्रॉब्लम आपके शरीर में है, पूरे शरीर में दर्द की स्थिति बनी रहती है, हीमोग्लोबिन आपका कम है, और ये सारे रोग आपके शरीर में विद्यमान हैं। और आप इंटेलिजेंट हैं, मेहनती हैं, परिश्रमी हैं, लेकिन समय ने आपके साथ मतलब कि क्रूर मजाक किया है। जैसे ना तो आपका पारिवारिक जीवन सेट हो पाया, ना तो आपकी नौकरी बहुत दिनों तक चल पाई। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि नंदिनी, आप सब कुछ छोड़ करके केवल और केवल शिव सहस्र नामावली का रोज पाठ करना शुरू कर दीजिए। भगवान शिव की आराधना करते हुए शिव सहस्र नामावली का पाठ शुरू कर दीजिए। एक चीज़ की मैं जिम्मेदारी देता हूँ कि 108 दिनों के अंदर आप पहली बात तो अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगी, और फिर उसके बाद आप जिसके आश्रय में रहती हैं, जैसे भाई के, पापा के आश्रय में रहती हैं, तो उन लोगों की ऐसी उन्नति होगी कि आप आजीवन सुख चैन से व्यतीत कर पाएंगी। आप शिव सहस्र नामावली का पाठ शुरू करिए और ये पाठ 3 सालों तक जारी रखिए। और अगर कभी हो सके तो आप मध्य प्रदेश में रहती हैं, उज्जैन जा कर के एक बार उज्जैन में भी शिव सहस्र नामावली का पाठ कर लीजिए। देखिए आपका जीवन कैसे बेहतर होता है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। खाना हाथ से खाने के क्या फायदे हैं और कैसे भोजन खाते वक्त कुछ नियमों का पालन हमें करना चाहिए। लगातार हमें पंडित जी इसके बारे में बता रहे हैं। तो पंडित जी ये बताएं कि कौन कौन सी थाली में खाना खाने से फायदा होता है, इंसान के भाग्य में भी कुछ बदलाव देखने को मिलता है। देखो, पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ अपने दर्शकों को एक प्रैक्टिकल जी। आप कुकर में दाल बना लीजिए और एक दिन आप पीतल के बर्तन में दाल बना लीजिए और दोनों दाल 2 कटोरी में रख करके उसका स्वाद देख लीजिए। अगर आपको दोनों स्वाद में जमीन और आसमान का अंतर ना समझ में आए, तब आप कहिए कि बर्तन का कोई महत्व नहीं। कांसे की थाली में हर रोज खाना खाने से खाने का स्वाद बढ़ जाता है, दिमाग स्वस्थ रहता है, खून साफ रहता है, और पीतल की थाली में खाना खाने से फेफड़े कभी खराब नहीं होते हैं। आज कोरोना में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है फेफड़े के इन्फेक्शन का था, और काफी लोगों ने अपनी जिंदगी गंवाई है। अगर हमारा फेफड़ा मजबूत होगा, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी, तो एक बार कोई रोग भी होगा तो वो अपने को संभाल लेगा। पेट में कभी भी पीतल के थाली में भोजन करने से पेट में कभी भी कीड़े नहीं होते हैं, ये बात अच्छी तरह से जान लीजिए। और कांच की थाली में खाना खाने से खून साफ होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन शरीर में खून की कमी दूर होती है और आंखों की रोशनी भी तेज होती है। लकड़ी की प्लेट में खाना खाने से खाने का स्वाद तो बढ़ जाता है, लेकिन फेफड़ों में इससे बलगम ज्यादा बनने लगता है। कुछ लोग होते हैं कि अर्जुन की थाली में, अर्जुन एक वृक्ष है, उसकी थाली बनवा करके उसमें भोजन करते हैं। कहते हैं कि अर्जुन की थाली में भोजन करने से हार्ट अटैक नहीं होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अर्जुन की थाली में भी भोजन करने से भोजन का स्वाद तो दोगुना हो जाता है, लेकिन
फेफड़े में बलगम की स्थिति होती है और ज़्यादा दिनों तक भोजन करने पर आदमी अस्थमेटिक भी हो जाता है, श्वास की बीमारी भी लग जाती है। इसलिए लकड़ी के पात्र में भोजन हमारे समझ से नहीं करना चाहिए। केले के पेड़ के पत्तों पर खाना खाने से पाचन तंत्र मजबूत होता है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। शरीर के दोष दूर होते हैं, इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और हर प्रकार के रोगों का निदान होता है। तो थाली में केले का पत्ता रख करके और उसके ऊपर अगर भोजन परोसा जाए और भोजन किया जाए तो क्या बुराई है। ये एक उपाय सैकड़ों रोगों का इलाज है। हम तो देखे हैं, जहाँ भी दक्षिण भारतीय होटल में गए हैं वहाँ पे थाली में एक केले का पत्ता जरूर रखा होगा और उसी पे सारा चीज़ आपको सर्व किया जाएगा। तो देखने में अच्छा भी लगता है और फायदे तो उसके अनेक हैं। जय मां विंध्यवासिनी। खाना खाने से पहले और बाद में हमें किन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए जिससे हमें भाग्य का साथ हमेशा ही मिलता रहे? पंडित जी, इसके बारे में बताएं। देखिए, भोजन करने से पहले अपने 5 अंगों को जरूर धोना चाहिए। ये 5 अंग कौन कौन है भाई? दोनों हाथ, दोनों पैर और मुंह, ये 5 हुए ना। इन 5 को भोजन करने के पहले एक बार जरूर धोना चाहिए। भोजन ग्रहण करते समय ना तो बकबक करनी चाहिए और ना किसी से कोई बात करनी चाहिए और ना ही कोई काम करना चाहिए। भोजन कर रहे हैं तब भी मोबाइल कान को चिपका लिए हैं, भोजन कर रहे हैं तब भी मतलब कि कोई काम कर रहे हैं, गलत है। हल्के से गीले पैरों के साथ भोजन ग्रहण करने से आयु की वृद्धि होती है। और जो लोग जूता मोजा पहन करके और डाइनिंग टेबल पर बैठ करके भोजन करते हैं, कहना नहीं चाहिए, ये लोग अपने ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। थाली को कभी भी हाथ में पकड़ करके भोजन नहीं करना चाहिए। लेकिन आज जितना बफे सिस्टम हो रहा है, सब थाली हाथ में लेकर घूम घूम के भोजन करते हैं। ये देखो कितना उल्टा है ना। उसमें कुछ लोग आपको ऐसे भी दिखेंगे जो थाली में भोजन तो ले लेते हैं लेकिन कुर्सी ढूंढ करके कुर्सी पर बैठ जाते हैं। लेकिन 90% लोग ऐसे होते हैं जो हाथ में प्लेट लेकर के घूम घूम करके भोजन कर रहे होते हैं। ये कोई मतलब है? ऐसा करने से घर में अन्न धन की कमी हो जाती है और परिवार के लोगों का स्वास्थ्य हमेशा कमजोर रहता है। भोजन करने के बाद थाली में हाथ नहीं धोना चाहिए और अपनी थाली वहाँ तक पहुँचाना चाहिए जहाँ थाली की सफाई होगी। थाली वहीं छोड़ के नहीं उठना चाहिए, इससे अन्न का अपमान होता है, अन्न देवता नाराज होते हैं। थाली में जूठा भोजन भी नहीं छोड़ना चाहिए। खाना बच जाए तो कूड़ेदान में भी नहीं डालना चाहिए, इसे किसी पशु को डालना चाहिए। और आपको उतना ही खाना अपने थाली में लेना चाहिए जितना एक बार में आप खा सकते हैं। भोजन फेंकने की आदत दरिद्रता को न्योता देती है। किसी को भोजन परोस रहे हैं तो पूरे सम्मान के साथ परोसिए। भोजन करते समय क्रोध मत करिए, अपशब्दों का प्रयोग मत करिए। इन सब बातों का ध्यान रखिए तो जीवन अपने आप दिव्य हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, भोजन करने से पहले और बाद में जिन बातों का ख्याल रखना चाहिए उसके बारे में आपने बताया। कुछ और बातें भी हमारे जहन में आ रही है कि खाना खाने के लिए हम जो बैठते हैं जहाँ पर, क्या उसमें भी वास्तु है, दिशा का ख्याल रखना चाहिए? और ये भी प्रचलन में है कि कई लोग बिस्तर पे बैठ के खाना खा लेते हैं, क्या इसका भी कुछ बुरा प्रभाव पड़ता है? देखो, ऐसा अभिलाषा, सच बात तो यह है कि दिशा बहुत महत्वपूर्ण है। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके किया हुआ भोजन जहर हो जाता है। हमारे यहाँ तो ये कहावत है कि दक्षिण मुख खा रहे हो, बाप की मौत हो जाएगी, बाप की आयु कम हो जाएगी। आदमी इस भय से डरता था कि मेरे बाप को कुछ हो जाएगा, इसलिए मैं दक्षिण मुंह करके खाना नहीं खाऊंगा जी। तो दक्षिण मुंह करके भोजन करने की हमारे शास्त्रों में मनाही है। पश्चिम मुंह भोजन करने की हमारे शास्त्रों में मनाही है। पूर्व और उत्तर दिशा में मुंह करके भोजन करने की हमारे शास्त्रों में आज्ञा है जी। तो ये दिशा तो बहुत बड़ी बात है और ये वास्तु बहुत बड़ा बात है भोजन करने के लिए। गलत दिशा में मुंह करके किया हुआ भोजन वो कभी भी शरीर के लिए पौष्टिक नहीं हो सकता है।
इस बात को ध्यान में रख करके ही सभी लोगों को भोजन करना चाहिए। और घर में अगर बच्चे भी दक्षिण दिशा में मुंह करके भोजन कर रहे हैं तो उनको भी समझाना चाहिए, बचपन से ही उनको सिखाना चाहिए कि नहीं, दक्षिण दिशा में मुंह करके, यम की दिशा होती है, यम की दिशा में मुंह करके भोजन नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, और बहुत कुछ हमने आज जाना है भोजन को लेकर कि हाथ से खाना खाना क्यों ज़रूरी है, कौन से वो नियम हैं जो ज़रूर हमें अपनाने चाहिए भोजन करने वक्त, और क्या आप भी रोज़ बासी खाना खाते हैं, क्या आप भी खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं, साथ ही खाने से जुड़ा वो कौन सा उपाय है जिसे करने से सेहत और किस्मत हमेशा आपका साथ देगी, ये हम पंडित जी से जानेंगे। चलिए अपने स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हुए पंडित जी से जानते हैं भोजन से जुड़े वो नियम जो हम सभी को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करने चाहिए। तो पंडित जी इसके बारे में हमें बताएं, कौन से नियम हैं जिसका पालन हम सभी को जरूर करना चाहिए भोजन करते वक्त। देखो अभिलाषा, 3 प्रहर यानी 9 घंटे से अधिक पुराना भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, जबकि गीता में लिखा हुआ है यातयामम गतरसम पूति पर्यूषितम चयत उच्छिष्टमपचामेध्यम भोजनः तामसः प्रिय। अर्थात यातयामम, याम कहते हैं प्रहर को, यात कहते हैं व्यतीत को। यातयामम माने केवल 3 घंटा। अगर 3 घंटा पहले से बना हुआ कोई भोजन हो तो वो भोजन तामसी हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। 3 प्रहर से अधिक बासी भोजन त्याज्य है। इसे पशुओं को खिलाया जा सकता है और भोजन के तुरंत बाद पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। उतना पानी पीना चाहिए जिससे आपके भोजन का निवाला नीचे चला जाए। पानी पीने के, खाना खाने के, भोजन करने के बाद दौड़ना नहीं चाहिए, घुड़सवारी नहीं करना चाहिए, घोड़े पर नहीं बैठना चाहिए और तुरंत शौचालय नहीं जाना चाहिए। सूर्योदय से 2 घंटे के बाद तक और सूर्यास्त से 2 घंटे 30 मिनट के पहले तक हमारी जठराग्नि सबसे प्रबल रहती है। ऐसे में इस समय भोजन करने से आसानी से भोजन डाइजेस्ट होता है। भोजन बनाने के बाद 3 रोटियां अग्निदेव को भी समर्पित करनी चाहिए। बाद में इन रोटियों को गाय, कुत्ता और कौवे को खिलाना चाहिए। एक पहली रोटी गाय को, दूसरी रोटी कुत्ते को, तीसरी रोटी कौवे को अगर खिलाया जाए तो ऐसे घर में ना तो कभी भैया पितरदोष होता है और ना कभी आकस्मिक कोई घटना दुर्घटना होती है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में पितरों के लिए जो पंचबलि कही गई है उसमें काग बलि, स्वान बलि, गौ बलि, पिपीलिका बलि ये सब कही गई है। तो इसमें कौवा, कुत्ता और गाय को जब हम भोजन दे देते हैं तो हम हर प्रकार से अपने पितरों को भी संतुष्ट कर देते हैं। और ये एक दिन नहीं करना चाहिए, ये नित्यशः करना चाहिए। अपने दैनिक दिनचर्या में इस बात को जोड़ लेना चाहिए कि हमें ऐसा करना है। तो पंडित जी, जीवन की सारी जो जद्दोजहद है वो रोटी के लिए ही है, लेकिन भोजन करते वक्त अगर जिन बातों का आपने पालन करने के लिए बताया है, ख्याल रखने को कहा है, उन चीज़ों का अगर पालन हम करें तो बहुत फ़ायदे हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है हमारे दर्शकों को भी इसका फ़ायदा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर हम एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हाजिर होंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।